नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां कार्य दिवस है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं राज्यसभा और लोकसभा में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। साथ ही बात करेंगे कि आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति संसद के अंदर रह सकती है। एजेंडे से जुड़ा तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और संसद भवन परिसर में अपडेट पहुंचाने के लिए मौजूद हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार शर्मा, जो हमें लोकसभा से जुड़ा तमाम अपडेट देंगे। इसके अलावा अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ेंगे, जो राज्यसभा से जुड़ा तमाम अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस से लोकसभा सांसद सुनील कुमार मंडल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील मंडल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया। वही बीजेडी से राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी भी। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत संसद में आज में। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से मैं स्वागत कर रही हूँ। आज संसद भवन पर साल 2001 में हुए आतंकी हमले की 21वीं बरसी है। कृतज्ञ राष्ट्र लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को याद कर रहा है। सबसे पहले हमारा भी वीर शहीदों को नमन। इस मौके पर संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इसकी सीधी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं संसद में आज की सुर्खियां। लोकसभा में आज समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019 और संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर जारी रहेगी चर्चा। लोकसभा की कार्यसूची में विधेयकों की संभावित सूची में 2 विनियोग विधेयक। इन विधेयकों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में करेंगी पेश। और राज्यसभा में 2 विधेयक, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थतम केंद्र संशोधन विधेयक 2022 और संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 होंगे विचार और पारित किए जाने के लिए पेश। हम राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से नजर डालेंगे और अपने मेहमानों से उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर दोनों सदनों में कल क्या कुछ हुआ है उस पर रिकैप के जरिए एक नजर डाल लेते हैं। शीतकालीन सत्र का कल चौथा कार्य दिवस था, सोमवार का दिन। लोकसभा में साल 2022-23 के लिए अनुदानों के अनुपूरक मांग के पहले बैच और साल 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांग पर चर्चा की शुरुआत हुई और ये चर्चा आज भी जारी रहेगी। वहीं राज्यसभा में चर्चा के बाद ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत और पारित हुआ। विधेयक को सदन में 8 दिसंबर को विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया गया था। इसके अलावा राज्यसभा के सभापति और पूरी सभा ने भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनने पर सांसद पीटी उषा को बधाई दी। और अगर आज का एजेंडा देखें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज है जो शामिल है। सबसे पहले एक नजर लोकसभा में क्या रहेगा खास। लोकसभा में आज 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए लिस्टेड हैं। सदन में आज संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 और समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019 पर आगे की चर्चा होनी है। इसके साथ ही विधेयकों की संभावित सूची में 2 विनियोग विधेयक, विनियोग संख्यांक 5 विधेयक 2022 और विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2022 शामिल है। साल 2022-23 के लिए अनुदानों के अनुपूरक मांगों के पहले बैच को दर्शाने वाले विवरण और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर सदन में आगे की चर्चा और मतदान भी सूचीबद्ध है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी सदन में कार्य मंत्रणा समिति के 36वें प्रतिवेदन से सहमति का प्रस्ताव पेश करेंगे। साथ ही प्रहलाद सिंह पटेल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 के बारे में वक्तव्य देंगे। डॉक्टर एल मुरुगन सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 के बारे में वक्तव्य देंगे। इसके साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। विभिन्न अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाने हैं। नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है। लोकसभा में कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। सांसद प्रहलाद जोशी कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन,
सांसद हरीश द्विवेदी याचिका समिति के प्रतिवेदन, सांसद जयंत सिन्हा वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन, सांसद संतोष कुमार गंगवार वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, सांसद अधीर रंजन चौधरी गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, सांसद तापेर गांव परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। पवन कुमार शर्मा मेरे सहयोगी संसद भवन परिसर से इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फिलहाल उनका रुख करेंगे। पवन, हम जान रहे हैं कि आज जो शीतकालीन सत्र है उसका 5वां कार्य दिवस है और आज हम जान रहे हैं कि 21वीं बरसी है संसद पर हुए हमले की और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी आज संसद भवन परिसर के अंदर किया जाना है। फिलहाल तमाम क्या कुछ अपडेट आपको मिल रहा है? प्रीति, बहुत गहमा गहमी वाला दिन रहने वाला है आज। जैसा आपने बताया अभी के 10:30 बजे जो शहीद हुए थे 13 दिसंबर 2001 को, यहाँ पे पुलिसकर्मी भी जो आतंकवादी हमला हुआ था भारतीय संसद पे, उसकी बरसी 21 साल बाद फिर उनको याद किया जाएगा। वहाँ पे मौन भी रखा जाएगा, सांसद भी, लोकसभा अध्यक्ष भी, बाकी लोग भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे और जो भी उसमें शहीद हुए थे उन लोगों को याद किया जाएगा। बाकी लोग भी वहाँ रहेंगे, सांसद भी रहेंगे। तो ये तो अभी 10:30 बजे का कार्यक्रम है। उसके बाद जहाँ तक 11 बजे जैसे कार्रवाई शुरू होती है लोकसभा और राज्यसभा की, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन रहने वाला। 6 समितियों की रिपोर्ट पेश होनी है, जिसमें कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी है, उसमें फाइनेंस समिति भी है, पटिशंस की समिति है, बहुत सारी महत्वपूर्ण समितियाँ हैं। 6 समितियाँ हैं, उनकी रिपोर्ट जो है रखी जानी है। और उसके बाद जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं प्रीति। आज प्रश्नकाल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज जो सारे सवाल हैं वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ये कृषि मंत्रालय से और ग्रामीण विकास मंत्रालय से 6 प्रश्न हैं जो कृषि मंत्रालय से संबंधित है और ग्रामीण विकास से जुड़े भी 6 प्रश्न हैं। और वही सारे मुद्दे हैं उसमें रहने वाले कि किसानों को जो है, किसानों की सुविधा के लिए देश में क्या हो रहा है, जब बारिश होती है उनके लिए क्या क्या किया जा रहा है, उससे रिलेटेड सवाल रहते हैं और सीधे देश के किसानों से जुड़ते हैं। इनमें सवालों की बात करूं तो इसमें जो ललन सिंह हैं जेडीयू के, वो उठाने वाले हैं कि किसानों को धनराशि जो है वो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। उसमें भारी बारिश से जो नुकसान हुआ है कई इलाकों में, कई प्रदेशों में, तो उससे संबंधित सवाल हैं। सड़कों को लेकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है प्रीति, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो कुल मिला के ये सीधा, क्योंकि देश की जनता से जुड़े सवाल होते हैं, तो प्रश्नकाल भी बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके बाद 2 बिल लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो 2 बिल हैं। पहला बिल जैसा आपने बताया कि जो ये द कॉन्स्टिट्यूशन एसटी ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल है, इसमें मूल तो क्या है, ये तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है और यूटी से जुड़ा हुआ है। इसमें 2 जो हैं जातियां हैं, उनमें नारी कोरवन और कुरी विक्रन, ये तमिलनाडु की 2 समुदाय हैं जिनको कि शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करने की बातें हैं और ये इफेक्टिव होगा केंद्र शासित प्रदेशों पे। तो ये महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि लाभ मिले इन जातियों को भी जो कि पिछड़े रह गए हैं विकास में। तो उसकी बात है इसमें संशोधन विधेयक के संविधान में, तो ये लिस्टेड है आज। और दूसरा जो है वो है द एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 में 9 दिसंबर 2019 में एस जयशंकर विदेश मंत्री ने ये पेश किया था। उसके बाद ये स्टैंडिंग कमेटी में गया प्रीति। 11 फरवरी 2021 में स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसके ऊपर सारी चीज़ें, अपनी सिफारिशें जो है दे दी। और इसमें प्रावधान ये है इस बिल में, बड़ी खास बात ये है कि जो समुद्री डकैती होती है उसके ऊपर भारत का अभी तक कोई भी विधेयक नहीं, कोई भी कानून नहीं है। ये पहला कानून है जो समुद्र में जो डकैतियां होती है, समुद्री रास्ते से जो सामान भारत में पहुंचता है, उसमें जो डकैत सोमालिया में होती रहती है घटना, जब एशिया और यूरोप से सामान जो है समुद्री रास्ते से भारत आता है तो सोमालिया में बड़ी डकैती की घटनाएं होती हैं। पर वो क्योंकि इंडियन पेरिफेरी में नहीं आता, तो वो वहाँ जो होती तो उसके ऊपर कोई कानून ही नहीं था देश में। तो ये कानून देता है भारतीय अधिकारियों को वहाँ पे कार्रवाई करने की जो है अनुमति देता है। और इसमें जहाँ तक दंड का प्रावधान है, उसमें उम्र कैद का भी प्रावधान है, फांसी का भी प्रावधान है, 14 वर्षों तक का इसमें उम्र कैद की बात है इसमें। तो ये बहुत समुद्री जो डकैती से जो भारत को भी सुरक्षित किया जाए, भारतीय जो भी सामान आएगा वो सुरक्षित रूप से भारत में पहुंचे, इसके लिए एक कानून है। और ये इफेक्टिव क्या होता है कि जो समुद्री सीमा है भारत की, उसमें 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो है ये कानून लागू होता है।
तो वहाँ पे जैसे एशिया से और यूरोप के रास्ते जब सामान भारत पहुँचता है तो ये जो सीमा है, समुद्री रास्ता है, सोमालिया में बड़ी डकैती होती है। हर साल लगभग 2000 के करीब जो जहाज है वहां से गुजरते हैं और भारत में उसमें सैकड़ों जहाज पहुंचते हैं। तो वो सुरक्षा मिले, वो समुद्री जो चीजें हैं, समुद्र में जो सामान है बड़े जहाजों में आता है, वो सुरक्षित रूप से पहुंचे। तो ये जो है जो विधेयक है इसको पुष्ट करता है। और भारत में अब तक ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी विधेयक कानून नहीं है ऐसे लेकर। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें कोई भी विरोध की आशा नहीं है। हाँ, एक बात जो मैं बताना चाहूंगा प्रीति आपको, कि जैसे अभी कल ही मीडिया में आया है कि 9 दिसंबर को अभी 2022 में जो है चीन और भारतीय सैनिकों के बीच में झड़प हुई है और कल ये मीडिया के सामने बड़ी सुर्खियां बनी है। तो ये मुद्दा भी लोकसभा में आज उठने की आशा है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार को कहता रहता है कि चीन के साथ जो नीति है उसको ढंग से करिए और हम भी आपके साथ हैं उसमें। तो संभावना है कि इस मुद्दे को भी तमाम दलों की तरफ से संसद के अंदर उठाया जाए। और तमाम और अपडेट के लिए पवन हम आपका रुख करेंगे, मेहमानों से हम चर्चा कर लें। सुनील कुमार मंडल जी, 5वां दिन है, 5वां कार्य दिवस है आज शीतकालीन सत्र का, और लोकसभा के एजेंडे को हम देख रहे हैं, अपने आप में काफी अहम एजेंडा है, विधायी कामकाज भी है और इसके अलावा जो रिपोर्ट्स हैं वो भी पेश की जानी है। तो किस तरह की संभावनाएं, कैसे देख रहे हैं आज के दिन को आप? आज का दिन तो ठीक है, हमारा जो डेली जो चल रहा है क्वेश्चन आवर और द वाइटल सब्जेक्ट, और सैनिकों के लिए आज का पार्लियामेंट के दिन में जो हमला हुआ था, इसलिए बहुत दुख की बात है। उसको रेस्पेक्ट करना, उसको स्मरण करना तो मेरा धर्म भी है। इसके साथ मैं भी मिलूँगा सबको, हमारा सब सांसद, सब पत्रकार सब मिलेंगे। एक बात क्या है, अभी सांसद तो ठीक चल रहा है, जो कानून का बारे में, जो अमेंडमेंट का बारे में जो आ रहा है, जो चर्चा होने वाला है, आज चर्चा का बात भी चल रहा है, चर्चा होने वाला भी है। अभी पार्लियामेंट ठीक ढंग से चल रहा है, चालू रहेगा। अब ऐसा ही होना चाहिए। संसद भवन में सबको, जो मेरा क्वेश्चन आवर भी हम बीच बीच में देखते हैं जो बंद हो जाता है हमला होने का कारण, अभी नहीं हुआ, ठीक चल रहा है, ठीक ढंग से चल रहा है, ऐसा चलना चाहिए। जी सुजीत कुमार जी, आप 5वें दिन को लेकर आपको किस तरह की आशाएं, उम्मीदें? हम जानते हैं कि एक तरफ एक काफी महत्वपूर्ण दिन भी है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर जिस पर हमला हुआ, तमाम आप लोग जो सांसद हैं, पूरा देश जो शहीद है उनको नमन कर रहा है। इसके अलावा आज का एजेंडा भी है और शीतकालीन सत्र को हम देख रहे हैं कि जो लगातार 4 दिन चले हैं वो काफ़ी प्रोडक्टिव रहे हैं, अच्छे रहे हैं। ऐसे में किस तरह की संभावना है आपकी नज़र में? प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं आज हमारे जो शहीद हुए थे 13 दिसंबर 2001 में, उनको मैं नमन करता हूँ। देश की सबसे बड़ी गणतंत्र की मंदिर को जो सुरक्षा देने में वो अपने सर्वोच्च बलिदान दिए, वो आज उनको नमन करने का दिन है। और दूसरा, आपने जैसे बताया कि 4 दिन संसद अभी बहुत सुचारू रूप से चला है, बहुत ही अच्छा बात है ये। और अभी राज्यसभा में नए चेयरमैन भी आए हैं, डॉक्टर धनखड़, तो वो कोशिश भी कर रहे हैं सारे पार्टीज़ को लेके, सारे पार्टीज़ को प्लेटफॉर्म दे के, स्पेस दे के, समय दे रहे हैं बात अपना रखने का। तो ये बहुत अच्छा संकेत है। और मुझे लग रहा है कि जैसे पिछले सत्रों में संसद हंगामा और जो स्लोगन शाउटिंग की वजह से चल नहीं पाया था, ये सत्र पूरा चलेगा, अच्छा से चलेगा, 29 तारीख तक चलेगा, ये मुझे बिल्कुल उम्मीद है। और संसद जब अच्छा से चलता है तो हम लोग 0 आवर में, क्वेश्चन आवर में मुद्दे उठा पाते हैं, क्योंकि लोग हमको जब यहाँ पे भेजते हैं संसद में, तो उनको उनकी बहुत उम्मीदें रहती है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इश्यूज़ हैं, समस्याएं हैं, राज्य के वो सब समस्याएं, देश की समस्याएं, उनको हम लोग संसद में उठा पाएँ और जो सरकार है, सरकार से हम लोग अकाउंटेबिलिटी ले सकें। तो इसलिए मुझे बहुत उम्मीद है कि संसद अच्छा से चल रहा है। तो बहुत सारे, आज मेरा एक 0 आवर का क्वेश्चन है, जो सोलर मॉड्यूल हम लोग रफ्ता जो चाइना से ला रहे हैं, इस पे मैंने काफ़ी कंसर्न जाहिर किया हुआ है। और इससे अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स और जो सोलर प्रोड्यूसर्स हैं, इनको काफ़ी मुसीबतें सामना करना पड़ रहा है। तो इस पे मेरा एक 0 आवर का क्वेश्चन है, स्टार्ट क्वेश्चन है। और 0 आवर भी मैंने एक आज डाला हुआ है, पता नहीं वो आज आएगा कि नहीं, लेकिन संसद अच्छा से चल रहा है। आपने जैसे देखा, बहुत अच्छा बहस हुआ जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल पे। और आज भी जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अमेंडमेंट बिल है 2022, ये भी आज राज्यसभा में आज इसको चर्चा में लाने का उम्मीद है। तो मैं यही उम्मीद रखूँगा और मैं यही गुजारिश करूँगा सारे
राजनीतिक दलों से ऐसे ही संसद में चर्चा में भाग लें और डिस्टर्ब ना करें हाउस को। हम लोग चर्चा पे बहुत अच्छी तरह से भाग लेके अपने जो भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग सरकार की आलोचना ना करें। सरकार के हम लोग बीजू जनता दल हम लोग खूब आलोचना करते हैं सरकार की, और जहाँ पे देश हित में लोकहित में जो भी उनके जो कार्य होते हैं उसका सराहना भी करते हैं। लेकिन जब हमको लगता है कि कोई उनके जो बिल्स हैं या फिर कोई उनका कार्य है जो देश हित में नहीं है या लोकहित में नहीं है तो हम उनकी खूब आलोचना करते हैं। तो मैं यही उम्मीद रखूंगा सारे राजनीतिक दलों से। राकेश शुक्ला जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि मॉनसून सत्र में हमने देखा किस तरह से अवरोध रहा, कामकाज प्रभावित हुआ, और शीतकालीन सत्र में दिन कम है, विधायी एजेंडा भी काफ़ी लंबा है, तो ऐसे में आप मान रहे हैं किस तरह की संभावनाएं आपको दिख रही हैं शीतकालीन सत्र को लेकर? किस तरह की रणनीति रहेगी? क्योंकि शुरुआत में हम वो बिल देख रहे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है या फिर एक तरह से आम राय आसानी से बन रही है, उन बिलों को भी लिस्ट किया गया है सरकार की तरफ से। प्रीति जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज जितने भी विषय आ रहे हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़रूरी और समझने की बात ये है कि आखिर जलमार्ग में दस्यु उन्मूलन को लेके इतना कठोर प्रावधान करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी क्योंकि भारत सरकार अब जल मार्ग को प्राथमिकता के साथ कर रहा है। और अभी आप देखिए कि 2014 के बाद से 2016-17 में आपके वाराणसी से लेके हल्दिया, फिर साहिबगंज, पटना, ये सारा जल परिवहन को बड़ा बेहतर तरीके से डेवलप किया गया है। जो केंद्र सरकार की योजना है उसके हिसाब से वो ब्रह्मपुत्र होके भी बांग्लादेश से सीधे रसिया के लिए अपना एक नया रूट तैयार कर रहे हैं। और आपको भी पता ही होगा कि प्राचीन काल में सरयू, गंडक, ये सब जल मार्ग थे। फिर आपके प्रयागराज तक जल मार्ग था। पानीपत के युद्ध में जब मराठा आए तो वो जल मार्ग से यमुना होके आए थे। तो जल मार्ग का बड़ा महत्व है। और आदरणीय नितिन गडकरी जी कहते हैं कि हमारे लिए व्यावसायिक दृष्टि से जल मार्ग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सड़क से जाएंगे तो उसमें ज़्यादा खर्च आता है, फिर आप जब रेल से जाएंगे तो उसका खर्च थोड़ा कम होता है, लेकिन जल परिवहन से आपका जो लॉजिस्टिक खर्च है वो बिल्कुल न्यूनतम हो जाता है। तो लॉजिस्टिक खर्च जितना कम होगा, महंगाई पे आप उतना नियंत्रण कर सकेंगे और अपने देश के उत्पादन को दुनिया के तमाम देशों तक आप आसानी से पहुंचा सकेंगे। लेकिन ये सुरक्षित रहे, इसके लिए आज ये आवश्यकता महसूस की गई कि रास्ते में किसी तरह की बाधा और रुकावट ना आए, उसके लिए ये कानून लाना, ये कानूनी प्रावधान करना बहुत ज़रूरी था। दूसरा विषय आपका जो एग्रीकल्चर का उठाया गया, तो बिल्कुल सही है कि भारत सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर को लेकर एक फोकस किया गया है। लेकिन यदि हम ये 2 से ढाई वर्ष के कार्यकाल को, जो वैश्विक बीमारी कोरोना की आई, यदि हम उसको देखें तो उसके चलते थोड़ा बहुत व्यवधान आया है। हम सबको पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये कहा गया था कि 2022 तक हम किसानों के जो आय है उसे दोगुना कर देंगे। अब वो असेसमेंट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बीच में हमारे पास बहुत सारी रुकावटें आ गई। तो मुझे लगता है भारत सरकार की तरफ से फिर से नए सिरे से एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया है और जैविक खेती, मोटा अनाज को लेकर प्रधानमंत्री लगातार पैरवी कर रहे हैं और लगातार लोगों को इसके प्रति आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर को लेके भी भारत सरकार की जो नीति है वो बड़ी सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। और अब आगे हम थोड़ा बढ़ेंगे और जो राज्यसभा में आज एजेंडा तय है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं और बताते हैं कि राज्यसभा के एजेंडे में खास क्या कुछ रहेगा। आज राज्यसभा में आज विचार और पारित किए जाने के लिए 2 विधेयक पेश किए जाने हैं। सदन में आज संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में शामिल है। साथ ही नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थतम केंद्र संशोधन विधेयक 2022 पर भी उच्च सदन में विचार होना है। इसके साथ ही सदन में सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और सांसद प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछेंगे। सांसद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद बृजलाल गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद एस फांगनॉन ओनयांग परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगी। सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। और फिलहाल हम एक बार फिर से रुक करेंगे संसद भवन परिसर में। मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आज 5वां कार्य दिवस है और राज्यसभा में भी हम देख रहे हैं कि कामकाज बहुत सुचारू तरह से चल रहा है। और विधेयकों की बात करें तो 2 विधेयक हैं जो आज राज्यसभा के एजेंडे में शामिल हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि
प्रश्नकाल, शून्यकाल और जो समितियों की रिपोर्ट भी रखी जानी है, किस तरह से आज के दिन को लेकर संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए प्रीति, उम्मीद तो यही थी कि आज का दिन भी शांतिपूर्ण रहेगा, जैसा कि अभी तक पाँचों दिन रहा है। और विपक्षी दल के नेताओं से जो मैं बात लगातार कर रहा था, उनका यही संकेत था कि संसद का यह जो सत्र है उसमें हम पूरी तरह से भाग लेंगे और सरकार के सामने प्रश्न खड़ा करेंगे, सुझाव देना है तो सुझाव देंगे। लेकिन जो 9 दिसंबर वाली घटना है, जो चीन और भारत के बीच में झड़प हुई है, उसे लेकर आज संसद में एक नई स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और जहाँ तक मुझे पता है कि कई दलों के सांसदों ने जो बिजनेस सस्पेंशन नोटिस दिए हैं, जिसमें कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा हैं, कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल हैं, उसके अलावा अन्य सभी दलों के, विपक्षी दलों के नेताओं ने किसी न किसी तरह से या तो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की मांग की है या उसको एडजॉर्नमेंट मोशन लाने की बात की है। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि किस तरीके से आज सुबह का जो ये जो 0 आवर शुरू होता है राज्यसभा में, चूँकि परिपाटी है कि 0 आवर पहले शुरू होता है, तो देखते हैं कैसे होता है। निर्भर ये भी करता है कि सभापति उन जो एडजॉर्नमेंट मोशन है या शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है उसको स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं, या किस तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं को समझाते हैं। संभावना ये भी हो सकती है प्रीति की, हो सकता है रक्षा मंत्री इस पर कोई बयान भी दें। रक्षा मंत्री ने सुबह बुलाया है सेना के अधिकारियों को, उनसे स्थिति की जानकारी ली है। उसके अलावा किरण रिजिजू जो लॉ मंत्री हैं, अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले, उन्होंने भी ब्रीफ किया है प्रेस को। तो निश्चित तौर पर एक कह सकते हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है पक्ष के और विपक्ष के बीच में, यहाँ तक कि मीडिया के बीच में भी। तो और उसके अलावा देखिए, आज जो 13 दिसंबर है 2001 है, जो संसद पे हमला हुआ था, काफ़ी स्तब्ध कर देने वाली घटना थी, जिसमें कि 100 से ज़्यादा सांसद, 30-40 पत्रकार संसद भवन में उस समय मौजूद थे। शहीद भी हुए कई सैनिक जो है, या तो पैरामिलिट्री के हों, पुलिस के हों या पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के हों। तो यह भी एक महत्वपूर्ण है, इस पर भी श्रद्धांजलि बाहर हो रही है। जहाँ तक आपने बिल की बात की, 2 महत्वपूर्ण बिल है, SC/ST अमेंडमेंट बिल है। इसमें कि खास तौर पे उत्तर प्रदेश का जो मामला है वो यहाँ राज्यसभा में लाया गया है। उत्तर प्रदेश में गोंड एक जाति है, जिस गोंड जाति अभी तक शेड्यूल कास्ट में थी और उसे शेड्यूल ट्राइब में डाला जाएगा। अब उसमें सिर्फ 4 जिलों में इनका प्रभाव होगा। ये है 4 जिले, संत कबीर नगर, ये कुशीनगर और उसके अलावा चंदौली और संत रविदास नगर। ये पहले शेड्यूल कास्ट में थे। 1950 और 1967 का जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो कानून बना था, ऑर्डर बना था, उसके तहत ये शेड्यूल कास्ट में थे। अब इन्हें शेड्यूल ट्राइब में लाया जाएगा। तो एक तरीके से कहते हैं कि बढ़ते समय के साथ जिस तरह की ज़रूरतें होती हैं प्रशासनिक तौर पे लोगों को मुख्य धारा में लाने की, उसके हिसाब से ये किया गया है प्रीति। और जो दूसरा अहम बिल, जैसा कि आपने भी बताया कि न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर काफ़ी महत्वपूर्ण बिल है और उसको रीनेम करना है, इंडियन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो वकीलों की काफ़ी बड़ी भूमिका रही है, या तो स्वतंत्रता का आंदोलन हो या बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो, तो उस जो हमारी ताकत जो है, वो जो वकीलों की ताकत है, हमारे जो कानून के ज्ञाता हैं उनकी जो ताकत है, उसको क्यों नहीं हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसका उपयोग करें। इसके लिए आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया जा रहा है और इसको रीनेम किया जा रहा है। लेकिन एक जिस तरीके से ये मजबूत होगा, कह सकते हैं कि अभी तक सिंगापुर एक बड़ा केंद्र माना जाता था इधर के देशों में कि सिंगापुर में बड़ा आर्बिट्रेशन सेंटर है, वो आर्बिट्रेशन सेंटर अब दिल्ली बन सकता है और इसीलिए ये एक्ट लाया जा रहा है। जी, बिल लाया जा रहा है। अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। सुजीत जी, जो एजेंडा है उस पर हमारे संवाददाता ने भी काफी विस्तार से बताया है, लेकिन जो चीन का मुद्दा है उसे लेकर जिस तरह के नोटिस दिए गए हैं, चेयर भी कहते रही है कि अगर नियमों के मुताबिक आप नोटिस दें तो हर मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है, सरकार भी इसके लिए तैयार रहती है। लेकिन ये मुद्दा है जिसमें हम जानते हैं कि थोड़ी गहमा गहमी और गर्मी रह सकती है। लेकिन आप मानते हैं कि नियमों के मुताबिक अगर सब कुछ चले तो इस मुद्दे पर भी जाहिर तौर पर सरकार अपना पक्ष साफ रखना चाहेगी और सदन को भी उससे सूचित कराना चाहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार का दायित्व है कि देश को बताए कि क्या चल रहा है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चीन के साथ हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था गलवान 2020 में, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार कुछ इन्फॉर्मेशन है जो देश को देना चाहती है, हो सकता है स्ट्रेटेजिक रीजन्स हैं। लेकिन ये आज अगर विपक्ष के दल इसमें चर्चा के लिए अगर नोटिस दिए हैं तो बिल्कुल सरकार को सामने आके अपने रक्षा मंत्री जी को इसके बारे में बताना चाहिए, संसद को और पूरे देश को, कि 9 दिसंबर को क्या हुआ था। और जो सुनने में आ रहा है कि हमारे कुछ वीर जवान वहाँ पे घायल हुए थे, लेकिन चीन के उससे ज़्यादा हुए हैं। तो हमारे जवान की जो बोलता, मैं खुद ही गया था अभी तवांग गया था 1 महीना पहले,
तो वहाँ पे जो जो परिस्थितियाँ में हमारे जवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, ये वाकई पूरे देश को नाज है, गर्व है उन पे, और इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। और दूसरा जो अखिलेश जी बता रहे थे, एक अहम आज जो बिल है ये जो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, ये अमेंडमेंट बिल, ये 2019 में ये एक्ट हुआ था, और इसका आज अमेंडमेंट बिल आज राज्यसभा में चर्चा पे आने का उम्मीद है। तो इसमें एक तो अखिलेश जी ने बताया कि इसका नामकरण जो चेंज होगा, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर होगा। दूसरा इसमें और एक जो अहम जो इसमें चीज़ है वो है, अभी जो ओरिजिनल एक्ट में ये था सिर्फ इसमें आर्बिट्रेशन का, ये जो सेंटर का काम होगा सिर्फ आर्बिट्रेशन करना, लेकिन अभी इसका जो दायरा को बढ़ा के इसमें आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, मीडिएशन, ये सारे जो जितने भी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म है, ये सबको इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। और जैसे उन्होंने बताया, देखिए मैं खुद वकील हूँ, तो मैं मानता हूँ इंडिया कैन बी, पर्टिकुलरली न्यू दिल्ली कैन बी ए हब ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। अभी मैं खुद ही गया हूँ सिंगापुर में आर्बिट्रेशन करने के लिए, सियाक जो है सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, लंदन, पेरिस। ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे दो इंडियन कंपनीज, उनके बीच में एक डिस्प्यूट होता है, वो इंडिया में आर्बिट्रेशन नहीं करके जा रहे हैं पेरिस में आर्बिट्रेशन करना, लंदन में करने, सिंगापुर में करना, जो देश के लिए देश का उसमें कुछ लाभ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये जो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो होगा, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, मेरे ख्याल से ये एक वर्ल्ड हब बन जाएगा आर्बिट्रेशन के लिए। देश सरकार को इस पर काम करना चाहिए, और बाहर के जितने भी सारे आर्बिट्रेशन मैटर्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, वो यहाँ पे इंडिया में उसका रेजोल्यूशन हो सकता है। ठीक है। सुनील मंडल जी, जिस तरह से मैं इस पर भी आपकी राय चाहूँगी, क्योंकि दोनों ही संवाददाता में बता रहे हैं और लोकसभा में भी पवन ने अपडेट दिया था कि जो नोटिसेज हैं वो दिए जा रहे हैं आज चीन के मुद्दे को लेकर, तो आप मान रहे हैं कि दोनों पक्षों के बीच सहयोग से एक रास्ता निकले और नियमों के मुताबिक, चाहे वो चेयर जो भी डिसाइड करे, इस पर चर्चा की बात कही जाए या फिर सरकार अपना पक्ष साफ करे और सबको अवगत कराए, आपको लगता है इस मुद्दे पर कार्य बाधित नहीं होना चाहिए? मस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा तो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत वाइटल सब्जेक्ट है। जो आज देखिए चीन के साथ इंडिया का आज से नहीं, बहुत पहले से, अभी चीन का जो राष्ट्रपति है वो बहुत खतरनाक है। वो बीच बीच में जो प्रॉब्लम कर रहा है हमारा, आज तो इंडिया वेरी स्ट्रांग, एनी मोमेंट हमको चर्चा करके जो सुझाव है वो निकालना पड़ेगा। जो करना है करेंगे। इंडिया आज किसी का पीछे नहीं है। ये तो खूब अच्छा जो आया वो चर्चा अच्छा तरह से करना चाहिए। हमारा राज्यसभा लोकसभा दोनों है, राज्यसभा लोकसभा दोनों में बहुत चर्चा करने के लिए सब तैयार भी है। हम विरोधी पक्ष जो है वो हमको चर्चा करने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट एंड बीच में जो पहले हुआ था वो चर्चा करने के बहुत सब्जेक्ट था, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं था। तो सब सब्जेक्ट को बोला बीच में बाद में ऐसे, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हुआ। अभी चर्चा का शुरू किया आज 5 दिन। जी सुनील मंडल तैयार है। इस समय हम सीधी तस्वीरों के लिए चलेंगे। जी सुनील मंडल जी, इस समय हम सीधी तस्वीरों के लिए चलेंगे संसद भवन परिसर। हम जानते हैं कि संसद में हुए हमले की 21वीं बरसी है आज, और पूरा देश आज इस हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को और शहीद हुए लोगों को याद कर रहा है। और इस समय ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं संसद भवन परिसर से। हम तस्वीरों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को देख पा रहे हैं, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम केंद्रीय मंत्री हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं। और आज तमाम सांसद, तमाम मंत्री संसद में हमले की बरसी पर तमाम शहीदों को याद करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और सीधी तस्वीरें इस समय संसद भवन परिसर से। आज संसद पर हुए हमले की 21वीं बरसी है। आज ही के दिन 2001 में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में आतंकी हमला किया गया था, और हमले के वक्त संसद में करीब 100 सांसद मौजूद थे।
आज 13 दिसंबर यानी संसद पर हमले का वो काला दिन। 21 साल पहले आज ही के दिन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में हमले की नापाक साजिश रची गई थी और इस हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तमाम सांसद संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। राकेश शुक्ला जी, ये काला दिन, लेकिन हम जानते हैं कि किस तरह से हमारे जाबाजों ने इस नापाक हमले को नाकाम किया था। निश्चित तौर पे ये बहुत दुखद घटना थी और मुझे लगता है कि संसद पे उस समय पर आतंकवाद अपने चरम पे था और आतंकवादियों की तरफ से जो संसद भवन में हमला का प्रयास किया गया, वो कुल मिला के एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि भारत की आंतरिक स्थितियाँ काफ़ी कमज़ोर हैं, लेकिन उनके इस मंसूबे को हमारे देश के वीर जवानों ने पूरी तरह से विफल किया और आतंकवादी जिस उद्देश्य को लेकर संसद भवन परिसर में घुसे थे, उनका वो उद्देश्य फलीभूत नहीं हुआ और वो वहीं पे ढेर हो गए। और उसी के चलते आप देखिए सने सने देश में आतंकवाद के पैर पूरी तरह से काट दिए गए हैं और आज आतंकवादी इस देश में हमला करने से घबराने लगे। संसद पर हमले की 21वीं बरसी, सुरक्षा कर्मियों ने इस हमले को नाकाम कर दिया था। तमाम सांसद, अलग अलग दलों के तमाम नेता, तमाम सांसद आज शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। 2001 में हुए हमले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था और हम जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र उस समय चल रहा था। तमाम जो मीडिया कर्मी थे वो भी संसद भवन परिसर में मौजूद थे और इतिहास के पन्नों में काले दिन के तौर पर इस दिन को दर्ज किया गया, लेकिन हमारे जाबाज सुरक्षा कर्मियों ने आतंकियों के नापाक मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया और अपनी जान पर खेलकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को बचाया, उसकी रक्षा की। सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन परिसर पहुंच चुके हैं शहीदों को नमन करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हम सभी को तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम सांसद, अलग अलग दलों से जुड़े हुए सभी इस समय संसद भवन परिसर में इकट्ठा हुए हैं। संसद पर हमले की 21वीं बरसी, शहीदों को नमन करने के लिए तमाम सांसद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संसद भवन परिसर में हम उन्हें भी देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, तमाम केंद्रीय मंत्री और अलग अलग दलों के सांसद हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं। यह श्रद्धांजलि समारोह उन शहीदों के याद में आयोजित किया जा रहा है जिन्होंने 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए आतंकवादियों के आक्रमण को विफल करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और भारतीय प्रजातंत्र की रक्षा की। हमें अशोक चक्र से सम्मानित शहीद जगदीश प्रसाद यादव, शहीद मातबर सिंह नेगी, शहीद कमलेश कुमारी, कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद नानक चंद, शहीद रामपाल, शहीद ओम प्रकाश, शहीद विजेंद्र सिंह, शहीद घनश्याम और CPWD के कर्मचारी शहीद देशराज की शहादत पर गर्व है।
इन सभी शहीदों को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। अब पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप सीआरपीएफ की सम्मान गार्ड शहीदों के सम्मान में सलामी देगी। सम्मान गार्ड शहीदों को सलामी देंगे। सलामी जय। सम्मान गार्ड जय जय। हम शहीदों के सम्मान में मौन रखेंगे। सम्मान गार्ड सलामी जय। सम्मान गार्ड भगवान जय। अब सभी गणमान्य जन अमर शहीदों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। संसद की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को राष्ट्र
नमन कर रहा है। ये सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम सांसद इस समय संसद भवन परिसर में मौजूद हैं और सभी वीर शहीदों को याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, नमन करते हुए। 13 दिसंबर को 21 साल पहले लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाली भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ था और ये हमला उस समय हुआ था जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। इस आतंकी हमले में देश के 9 वीर सपूतों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हीं वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, नमन कर रहा है। सुजीत जी, जैसे राकेश जी ने भी कहा कि उस समय जो आतंकवाद था वो अपने चरम पर था और हम जानते हैं कि इस हमले के बाद किस तरह से भारत ने जो आतंकवाद को लेकर एक मजबूत स्टैंड है वो दुनिया के सामने क्लियर किया और हम जानते हैं वो विदेश नीति के लेवल पर हो, कूटनीति के लेवल पर हो और आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ मुखर करने के बाद अगर अलग अलग मंचों पर हो, अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की बात हो, वो कई फोल्ड बढ़ी है उसके बाद। बिल्कुल, देखिए उससे कई साल पहले से ही भारत आतंकवाद का ये रहा है, विक्टिम रहा है और जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भारत ये बात को कह रहा था, लेकिन जब सितंबर 11 2001 को जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ तब जाके दुनिया में इस बारे में गंभीरता से इस पे विचार होने लगा है। और अभी जैसे राकेश बता रहे थे कि अभी हमारा इंटरनल सिक्योरिटी काफ़ी मजबूत है। अभी हम लोग एक पहले जो जम्मू एंड कश्मीर हो, पंजाब हो और नॉर्थ ईस्ट में हो, जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो सिचुएशन था वो आज नहीं है। आज एक उभरता पावर, एक रीजनल एंड ग्लोबल पावर बन रहा है भारत। तो इसमें हमारा इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है और स्ट्रांग है भी आज। और ग्लोबल प्लेटफॉर्म में अभी देश सारे देश भी ये देख रहे हैं कि भारत में अभी जो सिचुएशन है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये काफ़ी स्ट्रांग है। और मैं चाइना के ऊपर एक बात कहना चाहूँगा प्रीति जी। देखिए, चाइना के ऊपर बहस बिल्कुल होना चाहिए संसद में, लेकिन अगर सरकार को लगता है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकता, वो मैं मानता हूँ। लेकिन सरकार को कम से कम स्पष्ट करना चाहिए कि आज हमारा जो बॉर्डर में हिमालयन में नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट में हो या फिर जो नॉर्दर्न फ्रंट में हो, बॉर्डर में रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये इस पे ज़रूर सरकार को बहस करने के लिए आगे आना चाहिए और बिल्कुल बताना चाहिए। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि चाइना इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू वर्ल्ड पीस और चाइना हमारा दुश्मन एनिमी कंट्री नंबर 1 है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान का जो आर्थिक स्थिति है, पाकिस्तान कहीं भी हमारे लिए बहुत बड़ा मुसीबत नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है 2 फ्रंट वार अगर होगा, कल चाइना पाकिस्तान मिलकर 2 फ्रंट वार या 2.5 फ्रंट वार जो बोलते हैं, उसमें पाकिस्तान कैन बी न्यूसेंस। लेकिन हमको चाइना के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा और चाइना के खिलाफ थोड़ा बोल्ड एक्शन हमको दिखाना पड़ेगा, जो मुझे लगता है ये सरकार आने के बाद हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी बहुत मतलब एक फियर साइकोसिस है चाइना को लेके। हम लोग ताइवान के साथ क्यों रिलेशनशिप नहीं रख रहे हैं? हम लोग हिज होलीनेस को हम लोग चाह रहे हैं उनको बुला के जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में एमपीज़ को एड्रेस करने का मौका दिया जाए, वो नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक पहल भी किए कि भारत रत्न मिलना चाहिए हिज होलीनेस को, उस पर भी हम लोग सरकार को लिख चुके हैं। लेकिन ये सब चीज़ों पे सरकार का थोड़ा सा एक चाइना फोबिया मेंटालिटी भी है। तो मैं यही उम्मीद रखूँगा कि इंडिया हैज़ टू फेस चाइना बोल्डली, तो और इस पर बहस करने के लिए भी सरकार आगे आएगी। सुनील मंडल जी, सही बोला, बहुत अच्छा बोला। जे चाइना द इंडिया माने नंबर 1 एनिमी। चाइना को भी जो पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करता है, जो इंडिया के साथ हमेशा ही पाकिस्तान को वो भारत के पीछे लगा रहा है। ये पाकिस्तान तो नॉट अ मैटर ऑफ द सब्जेक्ट। पाकिस्तान इंडिया चाहते तो पाकिस्तान को ओनली 5 मिनट से पाकिस्तान को हटा देते, क्योंकि चाइना जो कर रहा है, चाइना जो चाहते हैं हमारा इंडिया को और स्ट्रांग, और जो हमारा साथी जो बोले जे बहुत अच्छा बोला, जे चर्चा होना चाहिए।
पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होने से राज्यसभा लोकसभा में चर्चा होके और जो गवर्नमेंट जो धीरे पॉलिसी माने चल रहा है इसको और स्ट्रांग हो जाएगा। सब पार्टी देखो, इंडिया का साथ कोई गड़बड़ करे, इंडिया के साथ कोई किसी देश का ये होता है, सब मिल के हम एक साथ लड़े। इसीलिए चर्चा का जरूरत है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमारा हर पार्टी के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हो, जो डिसीजन होगा सबके साथ होगा। चाइना का ऐसा मतबड़ी बंद होना चाहिए जो आज रसिया कर दिया, वो हमको भी करना चाहिए। रसिया हिम्मत से कर दिया, हम रसिया को बहुत सपोर्ट कर रहा है। जो अमेरिका का जो दादागिरी, वो दादागिरी बंद करने के लिए रसिया का जरूरत है। अभी चीन का जो दादागिरी करने के लिए वो तैयार हो रहा है। चीन का मालूम है इंडिया द स्ट्रॉन्ग स्टेट, एनी टाइम इंडिया तैयार होगा। इंडिया का पीछे बहुत देश है, इंडिया के पीछे बहुत देश है, चाइना के पीछे इतना देश नहीं होगा। गड़बड़ क्यों है? ठीक है। और उसके डरना क्यों है? जो करना है उसको साथ एक बार। और जो चाइना का गुड्स इंडिया में हमारा देश का पब्लिक को मैं आपका संसद टीवी से अनुरोध करता हूँ, जो चाइना का पूरा गुड्स को हटाओ देश से, कोई खरीद नहीं करे, तो उसको मालूम हो जाएगा इंडिया में जो बिजनेस वो कर रहा है और जो उसका जो बिजनेस पॉलिसी, आज चाइना बिजनेस पॉलिसी से ऐसा कर रहा है, उसको बिजनेस पॉलिसी खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। इंडिया कर सकता है, इंडिया तैयार है, हम लोग भी गवर्नमेंट का साथ है, हर पार्टी गवर्नमेंट के साथ है। डरने वाला कोई इंडिया का में कोई नहीं है। जी राकेश जी, आपने दोनों ही मेहमानों को भी सुना है और जाहिर तौर पर सरकार भी चाहेगी कि किसी भी जो भी देश हित से जुड़ा मुद्दा है, हमारे आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, उसका एक कड़ा जवाब दिया जाए। और ऐसे में जब संसद में चर्चा और सभी दलों की एक मैं कहूँ कि आम राय और सहमति, वो भी एक बड़ा बूस्टअप होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सौभाग्य की बात है और दुर्भाग्य की बात है। सौभाग्य की बात यह है कि आज भारत उन तमाम देशों को मुंह तोड़ जवाब देने की हैसियत में खड़ा हो गया है कि जो भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश कर रहे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। अभी सुजीत जी ने बड़ी अच्छा विषय उठाया गलवान वाला। अरुणाचल और उत्तराखंड में जब जब चाइना की तरफ से थोड़ा भी कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है, उसे 10 कदम पीछे हटने के लिए भारत ने मजबूर किया। ये अपने लिए बड़े सौभाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात ये है कि जैसे अभी सुनील जी ने कहा, सही है कि तमाम देश के राजनीतिक दल साथ में रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ विषयों पे, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे कहीं ना कहीं भ्रम पैदा किया जाता है और फिर सबूत मांगा जाता है। हमें लगता है राष्ट्र हित के मुद्दों पर सबूत मांगने का प्रयास नहीं करना चाहिए और उस पे पूरे देशवासियों को, सभी राजनीतिक दलों को एक साथ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि संदेह प्रकट करने से कहीं ना कहीं देश का ही नुकसान होता है। हम सबको याद है कि जब अपने गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम जी, उनकी तरफ से एक वांटेड लोगों की लिस्ट दी गई थी और उस लिस्ट के बाद भारत की बड़ी हास्यास्पद स्थितियां पैदा हुई थी। आज कम से कम मजबूती के साथ भारत आतंकवाद के मुद्दे पे बहुत मजबूती से खड़ा है और दुनिया के तमाम देशों को वो इस विषय पे एक मंच पे लाया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पोषित करने वाला देश है। अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे भी आज भारत की दुनिया भर के देशों में सुनी जाती है। ऐसी स्थितियों में मुझे लगता है कि राजनीति से परे सोच रखने की जरूरत है। बिल्कुल। और क्योंकि थोड़ी देर में अब संसद की जो कार्रवाई है वो भी शुरू होने वाली है। सुजीत कुमार जी आपका, सुनील कुमार मंडल जी, आप दोनों मेहमानों को मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी मेरे साथ संसद में आज में जुड़ने के लिए। और आइए जो एजेंडा है उस पर हम आगे नज़र डाल लेते हैं। लोकसभा में आज समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019 पर आगे की चर्चा होगी और विधेयक को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया था। विधेयक को लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पेश किया गया था और इस विधेयक पर संसद की स्थायी समिति ने 11 फरवरी 2021 को रिपोर्ट पेश की थी। ये विधेयक भारतीय अधिकारियों को गहरे समुद्र में समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। इसके जरिए खुले समुद्र में होने वाली डकैती के लिए दंड तय किए जाएंगे।
वहीं लोकसभा में आज संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को विचार और पारित किए जाने के लिए आज ये एजेंडे में शामिल है। इस विधेयक के जरिए तमिलनाडु के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित किया जाएगा। इसके लिए संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 में संशोधन किए जाने पर विचार किया जाएगा। इस विधेयक को सदन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पेश करेंगे। राज्यसभा में आज नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 को विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। विधेयक के जरिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 को संशोधित किया जाना है। विधेयक 8 अगस्त को लोकसभा से पारित हो चुका है और विधेयक को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू पेश करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को विचार और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। इस विधेयक के जरिए संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश आदेश 1967 में संशोधन किया जाना है। यह विधेयक 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा से पारित हो चुका है। राकेश जी, जो हम बिल देख रहे हैं जिसमें नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदला जा रहा है और सरकार की इसके पीछे कोशिश है कि इसको संशोधन करके राष्ट्रीय स्तर का बना दिया जाए, तो ये जो परिवर्तन है वो देखने में थोड़े छोटे लग रहे हैं, लेकिन इससे कितना असर पड़ेगा? प्रीति जी, आपको भी अच्छी तरह से याद होगा कि अपने अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से एक वक्तव्य आया था। वो यूथ को संबोधित कर रहे थे, बराक ओबामा जी, और बराक ओबामा जी ने उस समय पर यह कहा था कि हमें भारत पे निर्भरता कम करने की आवश्यकता है। यानी ब्रेन जो भारत के पास है उस ब्रेन पे हमें निर्भर नहीं होना है, हमें अपने ब्रेन को डेवलप करना है। हमें लगता है कि दुनिया के तमाम देशों में आज चाहे व्यापार में देखिए तो गुजरात, राजस्थान के तमाम लोग पड़े हुए हैं, केरल के लोग भी पड़े हुए हैं, तो वो व्यापार के क्षेत्र में अच्छा खासा उनका विस्तारित क्षेत्र है और वहाँ इकोनॉमी में उनका एक दखल है। टेक्नोलॉजी में भी आप देखिए तो तमाम देशों में भारतीय तकनीकी लोगों का वर्चस्व है और उनका वहाँ सम्मान है। हमें लगता है कि जब भारत इन तमाम क्षेत्रों पे बड़ा मजबूती के साथ दुनिया के तमाम देशों पे है, तो आप इसमें कहना चाहिए कि कानूनी क्षेत्र में वो क्यों नहीं है। तो भारत सरकार की तरफ से हमें लगता है कि अलग अलग सेक्टर में भारत की। और आगे हम जल्दी से एक नजर प्रश्नकाल की तरफ डाल लेते हैं। लोकसभा में आज कृषि और किसान कल्याण, सहकारिता, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भारी उद्योग, गृह, सूचना और प्रसारण, पंचायती राज मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद डॉक्टर अमोल राम सिंह कोहले कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद ओम प्रकाश भूपाल सिंह उर्फ पवन राज निम्बालकर ग्रामीण विकास मंत्रालय से PMGSY के अंतर्गत सड़कों के निर्माण से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद राजीव रंजन ललन सिंह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जारी धनराशि से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद संगन्ना अमरप्पा कारादी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से भारी वर्षा के कारण फसलों के नुकसान से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद VK श्रीकंदन गृह मंत्रालय से FCRA के अंतर्गत लाइसेंस रद्द करने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद N रेड्डप्पा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्यान्न संकट से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद अरुण कुमार सागर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से स्टेडियमों के निर्माण से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद विनायक भावराव राउत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से किसानों के सामाजिक आर्थिक उत्थान से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुमेधानंद सरस्वती कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से फसल बीमा से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद डॉक्टर सुजय विखे पाटिल मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद गोपाल जी ठाकुर ग्रामीण विकास मंत्रालय से PMGSY चरण 3 के तहत सड़क निर्माण से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद श्रीनिवास दादा साहेब पाटिल ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 के तहत सड़कों की मरम्मत से जुड़ा प्रश्न करेंगे।
सांसद राजू बिष्ट पंचायती राज मंत्रालय से पंचायत चुनाव से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद अनुराग शर्मा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से खेल अवसंरचना के विकास से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क के निर्माण के लिए मानदंड निर्धारित करने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद धर्मेंद्र कुमार ग्रामीण विकास मंत्रालय से मनरेगा के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण से जुड़ा सवाल करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज आयुष, रसायन और उर्वरक, कॉर्पोरेट कार्य, वित्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सहित तमाम मंत्रालय से जुड़े काफी अहम प्रश्न पूछे जाने हैं। सांसद सुजीत कुमार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिए जाने से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद सुशील कुमार गुप्ता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से क्षेत्रीय भाषाओं में चिकित्सा शिक्षा से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद आर गिरिराजन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय तृतीय शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए CSR निधियों का उपयोग किए जाने से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद डॉक्टर के केशवराव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से मेडिकल छात्रों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों की उपलब्धता से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डेरेक ओब्रायन आयुष मंत्रालय से अनियमित और अप्रमाणित आयुर्वेदिक औषधियों से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से देश भर में बंदरगाहों के प्रचालन से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ ही देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।